हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आप लोग बहुत सारी जगहों से आज के समय गाइडेंस लेते हैं जिससे डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कोई आर्टिकल गूगल पे पढ़ते हैं या फिर कोई वीडियो कहीं से भी देखते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो वीडियो आपके मामले पर एज इट इज लागू होगा। एक उदाहरण, अगर आपने देखा कि पत्नी पर इतने काउंटर केस हो सकते हैं और आपने सोचा मैं भी काउंटर केस करूं, तो अब कई बार होता है कि आपके मामले में काउंटर केस बन ही नहीं रहा होता। कई बार होता है आपके मामले में काउंटर केस करना सही नहीं होता, क्योंकि हमने देखा बहुत से मामलों में लड़की ने केवल एक मेंटेनेंस का केस किया है। अब उसमें क्या काउंटर केस डालना, आप उस मेंटेनेंस केस को फाइट करो, दैट्स इट, ज्यादा आसान रहेगा। अब आप काउंटर केस डालोगे तो उसने अब तक 498 भी नहीं किया है, डीवी भी नहीं किया। आपके काउंटर केस डालते ही वो आपके ऊपर 498 भी करेगी, डीवी भी करेगी, चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और एक आपका काउंटर केस भी होगा। तो एक की जगह आपके ऊपर 4-4, 5-5 मुकदमे चलने लगेंगे। तो हमें इस चीज से भी बचना है। तो मतलब पहले तो हमें ये निर्धारित करना है कि हमें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत है या नहीं। फिर दूसरा, अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ऐसे ग्राउंड है या नहीं जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। भाई, आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस होना भी चाहिए ना जिसके आधार पे आप कुछ करें। अब रिसेंटली मेरे पास एक मामला है यूपी का। उस मामले के अंदर क्या है, पति ने आज से 1-1.5 साल पहले एक मामला दर्ज करा। उस मामले में उसने कह दिया मेरी पत्नी जो है मेरे घर से गहने चुरा के ले गई, जो कि यूपी में एक आम प्रैक्टिस है। अगर पति को कुछ बोलो, पति कुछ भी बोलता है मुझे कुछ करना है, तो उसको एडवाइस दी जाती है ये कह दो कि चोरी करके ले गई ये गहने, और उसने सेम कंप्लेंट डाल दी। अब दोस्तों, उसमें अभी तक कॉग्निजेंस तो नहीं हुआ है, लेकिन कल मैंने उनकी कंप्लेंट पढ़ी जब, तो कंप्लेंट के अंदर कुछ भी नहीं था। 1.5 पेज में मुश्किल से कंप्लेंट खत्म हो रही थी। ना इस चीज का उनके पास कोई एविडेंस कि वो कब लेके गई, कैसे लेके गई, कोई फोटो, कोई रिकॉर्डिंग, नथिंग। बस उन्होंने लिख रखा है कि इतनी तारीख को जब मेरी पत्नी गई थी लेके चली गई, उससे कई बार मांगे, उसने वापस दिए नहीं। अब आप बताओ ये कैसे आपका केस चलेगा। कल को अगर आप इस केस को पूरा फाइट करना चाहो टिल ट्रायल, तो क्या आप इसमें सजा करवा सकते हैं सामने वाली पार्टी को? पहले तो कॉग्निजेंस होना ही मुश्किल है कि कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले या ना ले। चलो किसी तरह से कॉग्निजेंस ले लिया, मान लो गवाही के आधार पे, तो उसके बाद ट्रायल में अगर आप सोचेंगे तो नहीं, आपका ये केस चलने वाला नहीं है। तो यानी ऐसे मामले होते हैं कई बार जहां पे आपके पास काउंटर केस का ग्राउंड होता नहीं है, पर आप जबरदस्ती काउंटर केस करना चाहते हैं। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आप अच्छे तरीके से अपने मामलों का विश्लेषण कर लो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब जाकर के दोस्तों कुछ होगा। अब बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपके मामले में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप चाहे जहां चले जाओ आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो काउंटर केस से रिलेटेड ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पजल्ड भी हैं और आज के समय पे गलतियां भी कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है कि एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक जजमेंट दिया था कि डीवी एक्ट के अंतर्गत यदि डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ नहीं होता तो पत्नी इस मामले के अंदर, इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी रिलीफ नहीं ले सकती है। अब अगर सीधी सी बात है कि एक पति सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा जजमेंट दिया है और मैंने तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया नहीं है, तो फिर मेरी पत्नी मुझसे मेंटेनेंस कैसे ले सकती है, कोई और रिलीफ कैसे ले सकती है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि जजमेंट को हम कैसे यूज करें अपने मामलों में, क्योंकि हमने भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ये जो जजमेंट है ये पूरा केस चलने के बाद आया है। यानी पूरा केस चल गया, पूरा ट्रायल चल गया, गवाहियां हो गई और उसके बाद डिसाइड हो गया कि पति ने किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं किया है तो पत्नी कोई रिलीफ नहीं ले सकती। लेकिन अगर आपका मामला अभी फाइल ही हुआ है और आप कहते हो मेरे पास तो ये जजमेंट है, मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया, कोर्ट कैसे मान लेगा कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया या नहीं किया जब तक ट्रायल चलेगा नहीं? अभी ट्रायल चलेगा, उसमें कोई निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंचेगा, तभी तो आप कह सकते हैं साहब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। जब ट्रायल में साबित कर दो या पहले कह दोगे? तो ये जो जजमेंट है, कहने का मतलब है इसको आप फाइनल स्टेज पे यूज कर सकते हो, फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे। साहब मैंने तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया ही नहीं, ये पूरा ट्रायल चल गया, उस पर आपने अपनी बहस करी, बताया साहब कहीं डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव ही नहीं होता और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन लोग क्या गलती कर रहे हैं, इसी जजमेंट को उठा के इंटरिम के टाइम पे लगा दे रहे हैं और कोर्ट को कह रहे हैं साहब इसमें तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जजमेंट के आधार पर आपको इंटरिम पे रिलीफ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोर्ट कहेगा भैया तुमने डोमेस्टिक वायलेंस किया है नहीं किया, ये अभी इंटरिम स्टेज पे कैसे तय हो जाएगा जो हम इस जजमेंट को मान लें? अभी तो केवल प्राइमा फेसी हम ये देख रहे हैं कि आपकी पत्नी को मेंटेनेंस प्राइमा फेसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, दैट्स इट। हम मेरिट में तो अभी गए नहीं, मेरिट में तो अब इसके बाद जाएंगे जब लड़की के एविडेंस होंगे। तो कुल मिला के जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इस जजमेंट से शुरू में उनको रिलीफ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कुछ समय पहले, मुझसे बात कर रहे थे कि साहब इस जजमेंट को हम कहां यूज करें, तो वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से सभी को बता दिया। आपको इस जजमेंट को फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे यूज करना है, वहां आपको प्रैक्टिकली इस जजमेंट का फायदा मिल सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।